अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी आज का सेशन कैफ 6 का फर्स्ट सेशन है हमारा, और आज के एजेंडे का जो सेशन का एजेंडा होगा कैफ 6 के बारे में कुछ ABC जानना और इसकी हमारी टीचिंग और स्टडी मेथडोलॉजी क्या रहेगी उसके बारे में आपसे शेयर करना। तो इसमें स्टार्टिंग विद वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ, मैंने 99 में KPMG से अपना CA कंप्लीट किया था। उसके बाद 5 साल गवर्नमेंट इंडस्ट्री में सर्व किया। देन आई वेंट ऑन इन्वॉल्व इन द एजुकेशन सेक्टर। तकरीबन 2002 से मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, टीचिंग से इंगेज हूँ, और मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ जो आप देखते हैं वो ये 3 सब्जेक्ट्स आपके टोटल CA स्टडीज़ में हैं। एक कैफ 3, एक कैफ 6 जिसमें फाइनेंशियल का पोर्शन अभी हमसे शेयर करेंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, और तीसरा BFD जो हमारा है बिज़नेस फाइनेंस डिसीजन CFA 4। ये एरिया जो मैं टेकअप करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस दौर में, आजकल तो फिर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स ही हैं जो मुझे मिलते हैं जो ये डिस्टिंक्शन इस तरह की रखते हैं, लेकिन उस ज़माने में काफ़ी कम देखा जाता था। लाइक KPMG की हिस्ट्री में 99 में जब मैंने CA पास किया तो प्रॉब्ली आई वाज ओनली सेकंड और मे बी थर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने विद इन आर्टिकल विदाउट एनी फेलियर अपना CA कंप्लीट किया था। सो मैं कोशिश करूँगा कि वो ये जो डिस्टिंक्शन मैंने उस ज़माने में इतने चैलेंजिंग पीरियड में ली थी, जिस दौर में हमें 4 पेपर देना मैंडेटरी होता था, किसी एक पेपर में फेलियर का मतलब पूरा ग्रुप का फेल होना होता था। इस प्रेशर में जब वो पेपर दिए मैंने परफॉर्म किया, तो आई ट्राई कि मैं आपसे शेयर कर सकूँ वो ट्रेड्स या वो क्या हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हम ये बेहतर रिजल्ट परफॉर्मेंस इस तरह की दे सकते हैं। अच्छा जी, कैफ 6 की अगर हम बात करें तो ये जैसे आप सबको पता है हमारी स्कीम में, कैफ की स्कीम में एक नया पेपर आया है। इस पेपर में अगर हम सब्जेक्ट्स देखें तो देयर आर 3 सब्जेक्ट्स जो कि कंबाइन किए गए हैं यहाँ पे। एक बिजनेस मैनेजमेंट जो कि पुरानी स्कीम में आपके पास BMBS का सब्जेक्ट होता था, और फाइनल में आपके पास BMS का सब्जेक्ट होता था। इन 2 सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को लेके ये एरिया बनाया गया आपका, ठीक है जी। इसमें BMBS के भी कुछ टॉपिक्स हैं, BMS के भी कुछ टॉपिक्स हैं, जिनको मिला के ये एरिया बनाया गया है। देन लिमिटेड सा पोर्शन स्टैटिस्टिक्स का हमारा यहाँ पे शामिल है, और एक फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तीसरा एरिया है जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जो मैं इंशाअल्लाह आई बी टेकिंग केयर ऑफ दिस सेक्शन। ये जो एरिया हमारा बनाया गया है, इसमें आप कह सकते हैं कि CFA 4 के मेनली जो टॉपिक्स हैं सारे वहाँ के वहाँ से हैं, ऑल्दो कुछ टॉपिक्स कैफ 8 जो पुराना हमारा CMA था उसमें ऑलरेडी थे। टोटल अगर मैं देखता हूँ तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इन टोटल 6 टॉपिक्स हैं हमारे पास जो हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। इन 6 में से शायद 3 ऑलरेडी कैफ 8 में होते थे, लेकिन 3 टोटली न्यू BFD से लैंड किए गए हैं, BFD से यहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए हैं। ट्रांसफ़र तो नहीं कहूँगा, उनका बेसिक्स यहाँ पे डाला गया है। तो ये जनाब हमारा ओवरऑल स्कोप है। मैंने जैसे कहा कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया आई बी टेकिंग केयर ऑफ, और ये मेरे कोलीग हैं जाहिद साहब, ही विल बी जस्ट शेयरिंग हिज व्यूज़ ऑन दिस एरिया सून विद यू। तो ये जनाब हमारे पास पेपर की कहानी है। पहला एग्ज़ाम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्प्रिंग 22 में हो चुका है। वी विल बी हैविंग अ मॉडल पेपर ऑफ कैफ 6 एज वेल एज स्प्रिंग 22 का पेपर। ये 2 पेपर भी हमारे पास आ चुके में हैं। अच्छा जी, ये ज़रा इस पेपर के स्ट्रक्चर की ज़रा देख लें कि पेपर हमारा कैसे टेस्ट होने वाला है। हमारे सब्जेक्ट्स पेपर को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन A, सेक्शन B। सेक्शन A में MCQs का एक क्वेश्चन है, MCQ बेस्ड एक क्वेश्चन है, जिसमें 12 पार्ट्स छोटे छोटे से 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर के MCQs 1 से 2 नंबर के दिए गए हैं। सेक्शन A में देन देयर आर लॉन्ग क्वेश्चंस 3 से 4, मतलब ये फिक्स नहीं किया एग्जामिनर ने पैटर्न। मॉडल पेपर में शायद 4 थे और स्प्रिंग 22 में शायद 3 सवाल थे, या वाइस वर्सा, मुझे पता नहीं, लेकिन 3 से 4 सवाल। रेंज है 6 to 14 लॉन्ग क्वेश्चन। सेक्शन B भी लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये भी रेंज इनकी 6 से 14 है। तो इन टोटल 10 क्वेश्चन हमें आए
एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, 4 इधर 5 इधर 9 हो गए, 10 हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, 3 इधर 6 इधर 10 हो गए। टोटल हमें 10 क्वेश्चन आएंगे, एक MCQs पे होगा और बाकी हमारे यहाँ पे डिवाइडेड होंगे लॉन्ग क्वेश्चन जिनकी रेंज 6 to 14 है। तो सेक्शन ए 1 MCQs बेस्ड क्वेश्चन, 12 MCQs के साथ 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन। सेक्शन बी ओनली लॉन्ग क्वेश्चन 5 to 6। ये जी हमारे 10 क्वेश्चन 100 मार्क्स हमारे कैसे डिवाइड होने हैं। फिर ये क्वेश्चन टॉपिक्स में, सब्जेक्ट में कैसे डिवाइड हुए में हैं, ये भी बड़ा सेट सा पैटर्न एग्जामिनर ने हमें दे दिया हुआ है। आप मॉडल पेपर को देख लें, स्प्रिंग को देख लें। 47.5 मार्क्स BMS और स्टैट से हैं, 52.5 मार्क्स आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हैं, मेक्स इट टोटल 100। टेस्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3.5 मार्क्स के MCQs, 49 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी में आ रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्शन बी में टेस्ट हो रहा है। स्टैटिस्टिक्स 4 नंबर के MCQs, 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन बी में एक सवाल, टोटल 10 मार्क्स यहाँ टेस्ट हो गए। BMS 7.5 नंबर के MCQ, 30 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए के लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ BMS से आ रहे हैं। सेक्शन बी के लॉन्ग क्वेश्चन स्टैट्स, एक स्टैट से हैं, बाकी आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हैं। और MCQ जो सेक्शन ए में आ रहा है एक क्वेश्चन, ये सेक्शन ए में एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो उसमें तीनों टॉपिक्स टेस्ट हो रहे हैं। तो सेक्शन ए में MCQs में तीनों टॉपिक हैं। सेक्शन ए में लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ BMS है, बिजनेस मैनेजमेंट है। सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है और स्टैट्स भी है। स्टैट्स का क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर का था मॉडल पेपर में, लेकिन स्प्रिंग 22 में यहाँ पे 9 नंबर आ गए हैं। अब देख सकते हैं कि ओवरऑल 47.5 के अगेंस्ट यहाँ पे 50 हो गए हैं और उधर 52.5 के अगेंस्ट ये 50 हो गए। सेफली आप कह सकते हैं 50-50 है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स मिला के 50 मार्क्स। ये हमारा सिलेबस का स्ट्रक्चर हमारा बनता है। और मैं जिस एरिया को टेकअप करने जा रहा हूँ वो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया है, जिसमें जो हाफ ऑफ द सिलेबस बनता है हमारा, क्योंकि दैट इज़ प्योरली माय एरिया। मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा से जो पढ़ाता आया हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेट अकाउंटिंग, ये 2 एरियाज़ है जो मैं टेकअप करता रहा हूँ। ये एरियाज़ जो मैं समझता हूँ बिल्कुल टोटली ये तो थ्योरी बेस्ड है टोटल, और ये स्टैटिस्टिक्स है न्यूमेरिकल, लेकिन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है जो कि आपने QM में भी कुछ ना कुछ पढ़ा होता है। तो ये एरिया जो है, चूँकि हमारे जो कुलीग जाहिद साहब हैं वो स्टैट्स भी QM भी पढ़ाते हैं यहाँ पे, वो इसको टेकअप कर रहे हैं। और वो BMS चूँकि CCA में मेरे साथ अटैच रहे, वहाँ पे मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट भी उन्होंने काफ़ी डिटेल में हाई लेवल पे जाके पढ़ाए में हैं। तो ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ दीज 2 टॉपिक्स एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस फाइनेंशियल एरिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया, जो कि प्योरली मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा कोर एरिया है। अच्छा जी, ये क्या आ गया जी? अब ये बात आ गई जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अब BM और स्टैट्स पीछे रह गई, वो जिम्मेदारी मैंने बता दिया, जाहिद साहब के पास चली गई है। तो ये जी अब उस एरिया पे आ गए हैं जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया है। टोटल मैंने जैसे आपका 6 टॉपिक्स हमारे पास हैं, जिनमें से 1, 2, ये 3, ये जो तीनों हैं एरियाज़, ये आपके पास BFD से या CFAP 4 से यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं। और 1, 2 और ये 3, जो ये 3 एरियाज़ हैं ये ऑलरेडी आपके पास कैफ 8 में भी होते थे, पहले ही कैफ लेवल पे ये एरियाज़ मौजूद थे। तो ये 3 एरियाज़ कैफ 8 लेवल पे मौजूद थे, उनको कैफ 6 में लाया गया है। और ये 3 एरियाज़ पहले सिर्फ CFAP 4 में होते थे, इनको यहाँ पे शामिल किया गया है, इनका बेसिक लेवल नॉलेज कैफ 6 में शामिल किया गया है। BFD और BMS को मिलाया ICAP ने पहले भी हुआ है, लेकिन वो मिलाया हुआ ICAP ने MSA 2 में। MSA 2 में ऑलरेडी BFD
और BMS मिला के ये टॉपिक्स टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ये टॉपिक फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन, 50 मार्क क्वेश्चन, 30 मार्क क्वेश्चन, उस लेवल पे केस स्टडीज़ बना के टेस्ट किए जाते हैं। जाके यहाँ पे हमें सेम टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्टरी लेवल पे इंट्रोड्यूस हमें कराए गए हैं, लेकिन बेसिक अंदाज में टेस्ट किए जाते हैं। 6 टॉपिक्स में से आप देख सकते हैं 6 के 6 टच हुए हुए हैं मॉडल पेपर में, सबसे कम इस एरिया में से 1.5। 6 टॉपिक्स में से 5 टच हुए हैं स्प्रिंग 22 में। ये टॉपिक टच नहीं हुआ, ये टॉपिक 9 नंबर थे, 3 नंबर हो गया, 1.5 नंबर था, 10 नंबर हो गया। बट व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम हियर कि एग्जामिनर ने आपको हमेशा की तरह यहाँ पे भी चॉइस का कोई रूम उसने नहीं देना। कोई एरिया कोई ऐसा आपके लिए रहने नहीं देगा ये हल्का है। जैसे यहाँ पे उसने कहा 1.5 नंबर, तो यहाँ पे पूरा 10 नंबर का सवाल दे दिया। यहाँ पे उसने दिए 10 नंबर, यहाँ पे उसने कहा छोड़ दो, देता ही नहीं मैं। तो कभी वो देगा, कभी नहीं देगा। टोटल हमारे वैसे ही सेक्शन बी में क्वेश्चन जो आ रहे हैं, हमने कितने देखे थे क्वेश्चन सेक्शन बी में? 5 से 6। एक क्वेश्चन अगर हम निकाल दें स्टैट्स का, तो 5 क्वेश्चन तो हमें नॉर्मली यहाँ से वैसे ही हम उम्मीद करेंगे आ रहे होंगे। तो 5 क्वेश्चन जब आ रहे हैं तो टोटल तो 6 टॉपिक हैं। तो एग्जामिनर कोई एक टॉपिक छोड़ा करेगा, और हो सकता है जो छोड़े उसको MCQ में डाल दे। जैसे यहाँ पे उसने लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन MCQ में डाल दिया। यहाँ पे उसने इसको बिल्कुल स्किप किया, ये यकीनन MCQ में डाला हुआ 3 नंबर उसने। तो कोई चॉइस नहीं है, 100% हमें इन एरियाज़ को कवर करके चलना है। और इसका इंशाअल्लाह मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको इनमें मुझे जो चैलेंज लगता है ना इसमें पढ़ाने में, कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होने वाला है, उस पर मेरे को चैलेंज आएगा थोड़ा सा। क्योंकि ये एग्जामिनर ICAP ने CFAP 4 से ये टॉपिक्स ट्रांसफ़र किए हैं यहाँ पे। अब CFAP 4 में तो उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैं अक्सर बच्चों को पहले कैफ में पढ़ाता था 8 में, तो कहता है एक टॉपिक मैं पढ़ाता था 2 घंटे में, उनको मैं बताता था भाई ये 2 घंटे में जो हम टॉपिक यहाँ पढ़ रहे हैं ना, CFAP 4 में यही टॉपिक हम 20 घंटे में पढ़ते हैं। मतलब इतनी डेप्थ में हमें जाना होता है वहाँ पे, तकरीबन 20 घंटे में लग जाते हैं। तो इस लिहाज से हमारे लिए इंशाअल्लाह बड़ा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन आई कैन एश्योर यू कि इंशाअल्लाह एक इंटरेस्टिंग एरिया होने वाला है। अच्छा, ये तो एक जनरल गाइडलाइन है जो कि आपके लिए सिर्फ मैं क्विकली ब्रीफ कर देता हूँ, कहीं आपको कोई चैलेंज डिस्कशन में या कभी नज़र से चीज़ गुजरे। ICAP की जनरल गाइडलाइन है वो अबाउट पेपर सेटअप। ICAP कहते हैं जी कोई टॉपिक जो सिलेबस में है और किताब में भी है ICAP की, वो एग्जामिनेबल है। सिलेबस में भी है टॉपिक, किताब में भी है, एग्जामिनर है, लेकिन किसी एक जगह से एब्सेंट है। सिलेबस में है, किताब में नहीं है, एग्जामिनेबल नहीं है। किताब में है, सिलेबस में नहीं है, एग्जामिनेबल नहीं है। तो आई विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग इंशाअल्लाह। वो मेरी जिम्मेदारी है कि सिलेबस के मुताबिक तमाम टॉपिक्स हम क्लास में कवर कर रहे हों। एक और चीज़ जो इसमें एग्जामिनर कहता है कि आपने अगर किसी टॉपिक की डिफ़िकल्टी लेवल असेस करना है कि किसी टॉपिक पे कितना टफ क्वेश्चन आ सकता है, तो उसकी गाइडलाइन के लिए आप ICAP के पास्ट पेपर्स को देखिए जो इस सब्जेक्ट की बुक में ICAP ने कंपाइल किए होते हैं। अब आपको पता है कि ICAP की जो टेक्स्ट बुक ई फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, उनके हर चैप्टर के एंड पे पास्ट पेपर क्वेश्चन उसी चैप्टर के एंड पे कंपाइल किए गए हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल देखना है तो वो कहता है जी पास्ट पेपर से देख लो। सिलेबस देखने हैं तो क्या चीज़ एग्जामिनेबल है, तो कंटेंट्स ऑफ बुक एंड किट मैच का, कंटेंट्स ऑफ बुक एंड सिलेबस मैच कर लो। जैसे पिछली बार जस्ट फॉर क्विक रेफरेंस कैफ 3 हम पढ़ रहे थे, तो कैफ 3 में एक टॉपिक था ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो सिलेबस में था, किताब में नहीं था। तो आई वॉज क्लियर ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि ये एग्जामिनेबल नहीं है, तो मैंने क्लास में उसको पढ़ाया भी नहीं अकॉर्डिंगली। और हुआ यही कि लेटर ऑन जब हम लास्ट मंथ में गए तो ICAP से हमने रिटन क्लैरिफिकेशन मांगी हुई थी उनसे, उन्होंने लास्ट मंथ में कंफर्म कर दिया हाँ जी ये एग्जामिनेबल नहीं है क्योंकि किताब में नहीं है। सिलेबस में लिखा हुआ है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैफ 3 में, लेकिन चूँकि किताब में नहीं था तो ICAP ने क्लैरिफिकेशन दे दी कि इसको ना पढ़ाया जाए। बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस गाइडलाइन वी ऑलरेडी न्यू कि भाई वो एग्जामिनेबल नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। आल्दो अब नई जो किताब आई है उसमें उन्होंने किताब में अब डाल दिया उसको, अब वो एग्जामिनेबल यकीनन हो चुका है। अच्छा जी, हमने पढ़ना क्या है, आपको इंशाअल्लाह जो फाइनेंस के एरिया उस पर कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव मैंने नोट्स अपने अरेंज कर लिए हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक्स तो वही थे जो मैंने पढ़ाता आ रहा था CFAP में, कैफ 8 में, उनको मैंने कैफ 6 से अलाइन करके अरेंज कर लिया है। इंशाअल्लाह विद इन 2-3 डेज़
दोज विल बी अवेलेबल टू यू। और बाय द वे हमने जो स्टडी इस कैफ 6 की जो टीचिंग प्लान की है, हम इसको पैरेलल दोनों टीचर्स हम लेके जैसे चल रहे होंगे। आपकी जो फर्स्ट 3 डेज़ क्लासेस हुआ करेंगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो आपकी बीएम और स्टैट्स के एरिया जाहिद साहब लेकर चल रहे होंगे। और लास्ट 3 डेज़ में जो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होंगी वो रेगुलर क्लासेस मेरे साथ आपकी फाइनेंस के एरिया पे हो रही होंगी। तो हमारी फाइनेंस की क्लास आज इंट्रोडक्टरी क्लास के बाद पहली क्लास जो होगी वो थर्सडे को होगी फाइनेंस की। कल और परसों में जाहिद साहब आपसे बीएमएस और स्टैट्स को लेकर चलेंगे। जाहिद साहब भी विल बी हियर सून इंशाअल्लाह, वो भी आपसे गपशप थोड़ा कर लेते हैं। तो बाय थर्सडे को हमारी क्लास है, तो आई होप कि मुझे जो पब्लिशर ने गाइडलाइन दी है कि बाय वेडनेसडे वी शुड एक्सपेक्ट के नोट्स पब्लिश होकर अवेलेबल हो जाएंगे। यू कैन ऑब्टेन इट फ्रॉम यहीं पे राइज कॉलेज की बुक शॉप से आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। तो प्राइमरली हमारा फोकस रहेगा नोट्स पे। ये किताब मैं चाहूँगा कि आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, प्रिंट करवाने की शायद ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल इसको हम रखेंगे रेफरेंस बुक के तौर पे। आई विल एडवाइज यू कि आपको किसी एरिया में, कोशिश तो हमारी ये है कि हम क्लास में ही फुली एक्सप्लेन करें, अंडरस्टैंड करें, कोई इशूज़ हैं क्वेश्चन आंसर से आप उसको क्लियर करें। बट स्टिल इफ़ एट ऑल यू फील कि यू नीड सम मोर सपोर्ट, तो टेक्स्ट बुक आपके पास होगी रेफरेंस बुक के तौर पे कि किसी एक चैप्टर पे आपको चैलेंज आ रहा है, उसके लिए आप टेक्स्ट बुक को भी कंसल्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए इसको अपना पास रखिएगा। बाय द वे ये क्वेश्चन बैंक तो अब हमारा बुक में ही कंपाइल हो चुका है, अलहदा से अवेलेबल नहीं होता। तो ये जनाब हमारे नोट्स स्टडी मटेरियल की कहानी है। ये नोट्स आपको रेगुलरली क्लास में लाने होंगे, क्योंकि इनसे हम इलस्ट्रेशन भी क्या करेंगे, इनसे हम पास पेपर क्वेश्चन भी क्या करेंगे, जो कि हमारे अप टू डेट इसमें पेपर्स शामिल हैं। जो टॉपिक्स कैफ 8 से आए हैं उनके कैफ 8 के क्वेश्चन लिए गए हैं। जो टॉपिक फाइनल से आए हैं उनके क्वेश्चन हमने कुछ बेसिक लेवल खुद डेवलप किए हैं और कुछ आई कैप के पास पेपर क्वेश्चन ही लिए गए हैं हमने। तो कोशिश की है कि कम्प्रीहेंसिव अंदाज में आपके लिए सफिशेंट मटेरियल यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड इसमें कवर किया जाए। अच्छा जी, ये थोड़ी सी कुछ बेसिक्स हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ राइट एट द फर्स्ट स्टेप। हमारा फाइनेंस के पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो 50 मार्क्स का जो पोर्शन है इसमें न्यूमेरिकल कितना होगा, थ्योरी कितनी होगी। ये पोर्शन, ये टॉपिक तो टोटल थ्योरी है। आप चल टोटली में कहता 99% कह लीजिए थ्योरी है। बाकी एरियाज में हम सेफली कह सकते हैं प्रीडोमिनेंटली न्यूमेरिकल है, ये प्रीडोमिनेंटली थ्योरी है, बाकी 5 एरिया प्रीडोमिनेंटली न्यूमेरिकल हैं। हम कह सकते हैं सेफली कि 50 में से हमें तकरीबन 45 के लगभग नंबर जो हैं वो न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, 5-6 नंबर लिखने के आएंगे। नॉर्मली दिस इज व्हाट विल एक्सपेक्ट। लेकिन हैविंग सेड दिस, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बेशक सब्जेक्ट प्रीडोमिनेंटली हमारा न्यूमेरिकल का है, लेकिन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप बड़ी अच्छी हो। सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू डेवलप गुड रीडिंग हैबिट। पढ़ने की आदत आपको अपनानी है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। रीडिंग हैबिट बहुत ज़रूरी है। स्टडीज़ में रेगुलर रहना है, क्लास में भी और होमवर्क में भी। होमवर्क आपका अंडरस्टूड होगा कि आपने जो कुछ क्लास में पढ़ा उसको जाके रीड करना, किताब से या नोट से रीड करना। जो क्लासरूम में इलस्ट्रेशन की उनको जाके देखना और नोट्स में उसके अलावा कोई इलस्ट्रेशन उनको करना। ये स्टैंडिंग आपका होमवर्क है रोज़ का। स्टडीज़ क्लास में रेगुलर रहें, होमवर्क रोज़ का रोज़ करते रहें। गाइडलाइंस जो आपको दी जाएं उनको बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने हैं। आपकी गाइडलाइन जो टीचर आपको देते हैं वो आपके भलाई के लिए, आपके फ़ायदे के लिए देते हैं। एंड देयर, ये याद रखिएगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप लोग अक्सर शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं और शॉर्टकट की तलाश में आप बाज़ का टाइम भी अपना नॉन प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल कर लेते हैं और लेटर ऑन फिर सफ़र भी करते हैं एग्जामिनेशन रिजल्ट्स पे जाके। उससे बहुत अच्छी अप्रोच होती है कि आपको जो प्रोडक्टिव वे में टीचर जो आपको गाइडलाइन दे रहा है उसके मुताबिक चलिए और उसके मुताबिक अच्छा रिजल्ट इंशाअल्लाह ज़रूर ले पाएंगे। अच्छा जी, हमें रिवीजन भी करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। ये दो चीज़ें अलहदा हैं, कॉन्सेप्ट्स इनके क्लियर कीजिएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अक्सर बच्चे समझते हैं कि किसी टॉपिक पे 2 या 3 सवाल कर लेना इज़ गुड रिवीजन।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 या 3 सवाल कर लेना किसी टॉपिक के आपको कॉन्सेप्ट टोटल टॉपिक की रिवीजन नहीं देते। फॉर एग्जांपल कोई भी एक टॉपिक है उसमें देयर वुड बी नंबर ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल कोई एक एक्स टॉपिक है उसमें कोई 20 असूल होंगे जो आपको क्लास में डिस्कस किए जाएंगे, थ्रू इलस्ट्रेशन आपको एलैबोरेट किए जाएंगे। अब 20 असूल आपको सिखाए गए हैं। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि आपके ख्याल में एक क्वेश्चन में इकट्ठे 20 असूल टेस्ट हो जाते हैं? द आंसर इज नो। एग्जामिनर एक क्वेश्चन बनाता है उसमें 4 या 5 या 6 असूल डालता है, फिर अगले साल कोई और क्वेश्चन डालेगा उसमें कोई और 5-7 असूल डाल देगा। कोई तीसरा क्वेश्चन आएगा उसमें फिर मजीद 6-7 कॉन्सेप्ट होंगे जिनमें 2-3 पुराने होंगे, 2-4 नए होंगे। तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि अगर आप एक टॉपिक के बेहतरीन 4 सवाल भी उठाएंगे तो 20 में से 15 या 16 कॉन्सेप्ट उसमें टेस्ट हुए होंगे, 20 के 20 नहीं टेस्ट हुए होते। आपने प्रैक्टिस की अगर एक टॉपिक की, उसको रिवीजन समझ के, तो आपका पूरा टॉपिक रिवाइज नहीं हुआ। आपके सिर्फ वही कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल रिवाइज हुए जो उन सवालों में टेस्ट हुए थे। और आपको सवाल क्वेश्चन में अगर एग्जाम में क्वेश्चन जो आया वो उन असूलों पे आ गया जो आपने नहीं रिवाइज किए, यू विल बी लॉस्ट डिस्पाइट पुटिंग इन एफर्ट्स ऑन द सब्जेक्ट, ऑन द टॉपिक, यू विल फेल टू परफॉर्म वेल। तो इसलिए रिवीजन और प्रैक्टिस अलहदा रखनी है। रिवीजन इक्वली कम से कम जरूर समझो, अगर आप ज्यादा अहम नहीं समझते। मेरी नजर में तो रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रैक्टिस, लेकिन आप लोगों को यह हजम नहीं होती चीज। चले बराबर की समझ लो भाई, रिवीजन और प्रैक्टिस को दोनों को साथ को लेकर चलना है। जब भी एक टॉपिक सीख लिया उसके बाद रिवीजन एंड देन प्रैक्टिस, फिर रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ये ड्रिल हमारी चलेगी। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि एक दफा क्लास में सीख लिया उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस ही करते रहेगा एग्जामिनेशन हॉल तक। तो दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। कैफ लेवल पे यू मे गेट सक्सेस विद दिस हैबिट, पहली में नहीं दूसरी में शायद मिल जाए आपको सक्सेस, बट दिस हैबिट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर सीफैप स्टडीज। अगर आप थॉरोली बेसिक्स के थ्रू, रीडिंग के थ्रू कॉन्सेप्ट सीख कर चलने की आदत नहीं डालते तो सीफैप तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कभी आप पास कर सको। सीफैप 4 के बारे में तो मैं गारंटी देता हूं वो तो पास नहीं होता। कैफ के बारे में कह रहा हूं, पहली नहीं तो दूसरी में शायद निकाल लो सवाल कर करके भी, क्योंकि छोटे छोटे सवाल आने होते हैं। लेकिन सीफैप में इम्पॉसिबल है आप चाहो कि मैं अगर रीडिंग के बगैर सिर्फ सवालों के सर पे पर्चा पास हो जाए, इम्पॉसिबल। अच्छा, ये एक और चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, मैं आपसे शेयर भी करूंगा, मार्किंग की और एग्जामिनर कमेंट, इसको भी आपको रेगुलरली देखते रहना है। एग्जामिनर कमेंट्स आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन पास में टेस्ट हुए हैं उन पे इन जनरल स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं ये एग्जामिनर आपको बता रहा होता है। तो दूसरों की गलतियों से आप सीख सकते हैं। तो ज़रूर पढ़िए और उन गलतियों सीखिए ताकि जो बच्चे जनरली गलतियां करते हैं आप उन एरियाज़ में वॉचफुल हो जाएं, आप वो एरियाज़ को हैंडल करते हुए ख्याल कर लें, तो यू विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। और मार्किंग की इसलिए समझना ज़रूरी है कि हमारे जहन में, अक्सर बच्चों के जहन में रह जाता है ये बात कि शायद 10 नंबर का सवाल है, उसने कहा जी 10 नंबर के लिए हमें बताओ प्रोजेक्ट, हमें घी की फैक्ट्री लगानी है या नहीं। तो आपको लगता है कि यस या नो पे 10 नंबर मिलने हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। यस या नो तक पहुंचने के लिए 5 स्टेप्स हैं या 6 स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं। 6 स्टेप परफॉर्म करते हो तो 7वें पे यस या नो कर रहे हो। अगर आपके इस क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं तो वो 10 मार्क्स 6 या 7 स्टेप में डिवाइडेड होते हैं। कोई 1 नंबर का स्टेप, कोई 2 नंबर का, कोई 1.5 नंबर का, फिर 1, 2, 1.5, 10 नंबर ऐसे पूरे होते हैं। हम समझते हैं कि भाई यस या नो लिखने पे 10 नंबर मिलने हैं। यस या नो आपने गलत भी लिख दिया, सही जवाब था फैक्ट्री में घी की फैक्ट्री लगानी चाहिए, आपका जवाब आ गया किसी एक गलती की वजह से घी की फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जवाब गलत हुआ है, इसका मतलब है कि एक स्टेप गलत हुआ है। वो एक स्टेप 1 नंबर का भी हो सकता है, वो 1.5 नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर भी क्या हो सकता है। मार्किंग की देखोगे तो पता लगेगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन में मार्क्स को कैसे डिवाइड करता है। घी की फैक्ट्री लगाना वाज आवर करेक्ट डिसीजन, आपने लिखा घी की फैक्ट्री नहीं लगानी, इसके बावजूद 10 में से 9 नंबर ले सकते हो आप। मतलब इन जनरल सुनने में लगा गलत जवाब हो गया, बट जवाब गलत नहीं होता। जवाब तक पहुंचने में देयर आर 5, 6, 7 प्रिंसिपल्स जो आप अप्लाई कर रहे हो। उन प्रिंसिपल्स पे आपकी परफॉर्मेंस गेज होती है। अगर आपने जितने प्रिंसिपल्स ठीक किए उन पे आपको नंबर मिलते हैं, जो प्रिंसिपल आपने गलत किए उनके नंबर कटते हैं। मार्किंग की को देखने से आपकी ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये डेवलप होती है।
हमें जो सबसे अहम चीज़ जो सीखनी पड़ती है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के एंगल से सीए के एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म करने के लिए, वो एक स्किल है कि अगर हमें क्वेश्चन कंप्लीटली नहीं आता तो हम उसमें बेस्ट स्कोर कैसे करें। ये एक बड़ी अहम स्किल है जो हमें डेवलप करनी होती है। नॉर्मली हम घर पे प्रैक्टिस करते हुए सवाल पढ़ते हैं और साथ ही सोल्यूशन की हेल्प लेके फिर उसका जवाब लिख के खुश हो जाते हैं कि हमने सवाल कर लिया, और गिनती कुछ करते रहे, 5 साल के पर्चे हो गए, 8 साल के हो गए, इस पे खुश होते रहते हैं। इस किस्म की जो एक्टिविटी है शायद आपको 2-4-5% फ़ायदा दे पाती है। आप क्वांटिटी के पीछे जा रहे हो, सोल्यूशन देख के कॉपी करके उसको खुश हो रहे हो, 2-4% से ज़्यादा बेहतरी आपकी परफॉर्मेंस में ये नहीं लाती, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये फॉल्स कॉन्फिडेंस दे देती है आपको कि जी मैंने इतने सवाल कर लिए, 5 पेपर के 10 साल के पेपर कर लिए, 5 साल के पर्चे कर लिए, तो बस मैं तो तैयार हूँ इंशाअल्लाह, मेरा पेपर कहीं नहीं जाता। पेपर कहीं नहीं जाता सिर्फ उस सूरत में कि जब आपने जो सवाल किए उनमें से सवाल आए आपको। तो ऐसा होता है क्या, जो सवाल किए होते हैं कि वही सवाल आते हैं पेपर में? सवाल तो अनसीन होते हैं। अनसीन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एबिलिटी चाहिए। एक कॉमन फीडबैक, बल्कि मैं आपको बताता हूँ, अक्सर एक कॉमन फीडबैक न्यूमेरिकल पर्चों में हमें क्या मिलती है कि शुरू नहीं करना समझ आता सवाल, सर शुरू कैसे करें। ये कॉमन फीडबैक है, पेपर समझ आ रहा है, सवाल समझ आ रहा है, लेकिन शुरू कहाँ से करना समझ नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि आपने घर पे कभी खुद से शुरू किया नहीं होता। घर पे आपकी आदत होती है सोल्यूशन को देख के शुरू करने की। एग्जामिनेशन हॉल में तो सोल्यूशन होता नहीं, सवाल ही होता है सिर्फ। तो फिर जब सोल्यूशन नहीं होता तो हमारा दिमाग रुक जाता है, क्योंकि आदी हैं हम। तो जिस चीज़ के आदी होती है उसी चीज़ पे ट्रेंड हो जाते हैं आप। तो हमने अपनी ट्रेनिंग उस चीज़ के लिए करनी है जो एग्ज़ाम में हमारे साथ होना है। क्योंकि एग्ज़ाम में हमें सोल्यूशन नहीं मिलना, हमने सोल्यूशन के बगैर सवाल करना है। तो घर पे भी यही आदत डेवलप करो, सवाल को बार बार पढ़ो, समझो, सोचो, स्टेप्स देखो किन स्टेप्स की मदद से सवाल होगा, कितने स्टेप्स हम कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं कीजिए, जो नहीं कर सकते उनको अज्यूम कर लीजिए, फिगर अज्यूम करके जवाब निकाल के दे दीजिए। जैसे मैंने कहा कि आपको, उसने कहा अगर आप सारे स्टेप ठीक करो तो आपका डिसीजन आता है फैक्ट्री लगाओ, लेकिन आपने बीच में कोई स्टेप गलत कर दिया, आपका डिसीजन आ रहा है फैक्ट्री ना लगाओ। तो भाई कोई बात नहीं, सवाल कंप्लीट करना इज द की। जो आता है वो कीजिए, जो नहीं आता वो फिगर आप अज्यूम कर दीजिए। उसके सवाल जितने स्टेप्स आते हैं सिर्फ वो परफॉर्म करके सवाल कंप्लीट कर दो। दिस इज द आर्ट जो कि हमें बहुत तेजी से जिस पे काम करना है। सीए का कोई न्यूमेरिकल पेपर स्किल के बगैर टेस्ट नहीं होता। मार्किंग स्कीम पे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ये स्किल आपकी अच्छी हो कि सवाल को पढ़ के समझ के खुद करना है, और जो चीज़ आते हैं करते जाएं, जो नहीं चीज़ आती उनको आप अज्यूम करके सवाल को कंप्लीट करते जाएं। तो ये एक आर्ट है जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएंगे और जिसके लिए जो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको परफॉर्म कीजिए। अच्छा, मेरी तरफ से आज इतना ही। जाहिद साहब माशाल्लाह आ चुके हैं, जाहिद साहब आप प्लीज़ आ जाइए। बाकी थोड़ी बहुत हमने डिस्कशन एग्जाम स्ट्रेटजी पे करनी है, मैं वो कल आपसे शेयर करूँगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह हम कल नहीं, मतलब जब मैं मिलूँगा आपसे, जो मिलूँगा मैं थर्सडे को इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह थर्सडे को आई कैरी ऑन विद यू, जिसमें थोड़ी सी एग्जाम स्ट्रेटजी बात करके सेटल करा के हमें कैसे चलना है, क्यों एग्जाम स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करके फिर हम आगे इंशाअल्लाह सब्जेक्ट पे स्टडी करेंगे। बाय दैट टाइम, जैसे मैंने कहा, इंशाअल्लाह आपको किताब भी इंशाअल्लाह मिल चुकी होगी, तो वो भी आप ज़रूर हासिल कर लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थर्सडे को मुलाकात होगी आपसे। जज़ाकल्लाह इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि जी हम MFA की ओरिएंटेशन कर रहे हैं, और क्योंकि डिटेल ओरिएंटेशन सर अदनान ने कर ली आपके साथ, उसका जो मैनेजेरियल पार्ट है, बिज़नेस का पार्ट है, क्योंकि वो मैंने टीच करना है आपको साथ में, तो बिज़नेस मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स, ये पोर्शन मेरी ज़िम्मेदारी में है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो अदनान साहब इंशाल्लाह उसको लेकर चल रहे होंगे। हमने एक छोटी सी सीरीज़ मीट योर मेंटोर के नाम से भी हम एक कर रहे हैं, जिसे जमशेद भट्ट साहब होस्ट कर रहे हैं। उसके अंदर भी हमने इस थीम को एलेबोरेट करने की कोशिश की है कि एक्चुअली क्यों 2 लोगों की ज़रूरत है, क्यों 2 लोग मिलकर इसको पढ़ा रहे हैं। बिकॉज़ ये एक नया पेपर डिज़ाइन किया गया है जिसके अंदर एक्चुअली 3 डिफरेंट एरियाज़ इन्वॉल्व हो गए हैं, जो यकीनन जब हम अपनी प्रैक्टिस में होते हैं या जब हम टीचिंग में होते हैं तो आप कोई एक एरिया चूज़ करते हैं ना, कि आप किसी एक एरिया को टीच कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल डिफरेंट एरिया है, ये बिल्कुल डिफरेंट एरिया है।
और दुनिया भर में ये एज ए सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे थे। मसलन हम दोनों 2001-2 से अदनान साहब और मैं, हम ACCA को भी टीच करते हैं। तो ये वहाँ P4 कहलाता था ये सब्जेक्ट, और ये P5 कहलाता था। तो मैं और अदनान P4 पढ़ा रहे थे, मैं P5 पढ़ा रहा था। लोकली भी हमने पढ़ाया, इंटरनेशनली भी पढ़ाया, इसी तरह से हम चल रहे थे। अब जब ये हमारे सिलेबस में मर्ज हुए तो हमें हुआ कि अच्छा यार ठीक है, फिर हम इसको इकट्ठा ऐसे टेकअप कर लेंगे। लेकिन यकीनन हम खुद दोनों सोच में थे कि यार ये पता नहीं ये डिसीजन कैसा रहेगा। ऐसे ना हो कि सवाल जो है इसका क्वेश्चन ब्लेंडिंग में इधर चला जाए, या ये क्वेश्चन ब्लेंड करके इधर आ जाए। तो हम बैकएंड पे को प्लान कर रहे थे कि यार ऐसा करें ना करें, हम इस सोच में भी मुब्तला थे। लेकिन अदनान की जो टीचिंग है वो बिल्कुल भी थ्योरेटिकल बिल्कुल ज़ीरो है। वो कहते हैं यार मैं थ्योरी नहीं पढ़ा सकता, मैं न्यूमेरिक पढ़ाऊँगा। तो फिर हम इस सोच में थे कि अगर इन्होंने ब्लेंड होके आना है तो अदनान साहब का ख्याल था कि अगर एक बंदे ने पढ़ाना है फिर मैं MFA टीच नहीं करूँगा। अच्छा फिर अल्लाह मियाँ भी कोई काम अल्लाह ने करवाना होता है ना, फिर हालात वैसे क्रिएट करना शुरू कर देता है। मॉडल पेपर आ गया थोड़े दिनों में। जब मॉडल पेपर आया तो पता चला नहीं इसका सेक्शन अलग आएगा, इसका सेक्शन अलग आएगा। तो जो क्वेश्चन के ब्लेंड होने का हमें थ्रेट था वो तो वहीं पर ICAP का ऑफिशियल वर्जन आ गया कि जी क्वेश्चन ब्लेंड नहीं होगा, इसका ग्रुप अलग बनेगा, इसका ग्रुप अलग बनेगा। अब हमें एक स्पेशलिटी रिक्वायर्ड रह गई थी। मैं क्योंकि अल्लाह ने मेरे से शायद QM इसलिए पढ़वाई हुई थी कि ये ब्लेंड भी थोड़ा सा फिर वहाँ से बारो कर लेंगे। तो हमने कहा यार ओके चलें ठीक है। अगरचे स्टेटिस्टिक्स का जो लिंक है वो अदनान वाले पोर्शन से है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार आप जो है ना ये आप इसे टेकअप करेंगे बिकॉज आपको ये ब्लेंड है तो आप ये वाला एरिया आप पढ़ाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है जी ओके कोई बात नहीं। तो अगर हम ऐसे देखें तो हम 2 लोग मिलकर पढ़ा रहे होंगे। फर्स्ट 3 डेज आप इंशाल्लाह मेरे पास होंगे, मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे। और हम कोशिश करेंगे, जाहिर है आज तो एक ओरिएंटेशन हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। कल और परसों में हम अपना, ये मैं मुश्किल से बात बोलने लगा हूँ, हम एक्चुअली अपना पूरा सिलेबस जो मेरे हिस्से में आना है ना उसका एक स्केच ड्रॉ कर चुके होंगे। सब्जेक्ट क्या है, क्यों टीच किया जा रहा है, हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और एक्चुअली रिमेनिंग पूरे सेशन में हमने सिर्फ उस फ्लो चार्ट को एलेबोरेट करना है, पढ़ना है। तो आप कहें कि ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस हम कल और परसों के लेक्चर में कंप्लीट कर चुके होंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। क्या क्या एरिया हम पढ़ रहे होंगे जी। असल में ICAP हमें बिजनेस का एक एनालिसिस सिखाना चाह रहा है। आज के इस डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर बिजनेस को बहुत सोच समझ के अपनी पॉलिसीज़ बनानी पड़ रही हैं, और हम जो कुछ इंटरनल फैक्टर्स और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। अब बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जाहिर है हमारा जो कोर एरिया होता है वो फाइनेंस है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग हो रही होती है तो वहाँ ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो एक हमने जो एरिया पढ़ना होगा वो बिजनेस का इंटरनल एनालिसिस पढ़ना होगा, यानी वो कौन सी बातें हैं जिससे मेरा बिजनेस इंटरनल फैक्टर की वजह से या तो कमज़ोर हो रहा है या स्ट्रेंथन हो रहा है। ये हमें ICAP की किताब से देखें तो चैप्टर नंबर 8 में ये बातें हमें सिखाई जा रही हैं कि हम अपने बिजनेस का इंटरनल एनालिसिस कैसे करेंगे, कौन कौन से फैक्टर देखेंगे, किन किन चीज़ों को लर्न करना है, कैसे पता चलेगा कि बिजनेस हमारा इंटरनली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है स्ट्रॉन्ग। फिर एक्सटर्नल एनालिसिस है। एक्चुअली कोर एरिया हमारा यही 2 काम है। बिजनेस को वैल्यूएट करना कि बिजनेस को क्या थ्रेट्स हैं, इंटरनली क्या थ्रेट्स हैं और एक्सटर्नली क्या थ्रेट्स हैं। तो चैप्टर 7 यहाँ आ रहा होगा हमारे पास, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस। इन 2 एनालिसिस को करने के लिए हमें कुछ टूल्स, अब हमने फैक्टर्स कौन से देखने हैं, जो पहले 6 चैप्टर है ना वो बेसिकली इन 2 टूल्स को सिखाने के लिए हैं। यानी उसको हम पेस्टल एनालिसिस बोलते हैं, बेसिकली एक वर्ड पेस्टल से हम उसको करते हैं, यानी पॉलिटिकली
एनवायरनमेंट में चेंज आ रही है तो बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चैप्टर नंबर 1 यहाँ से आगाज करता है। तो आपको लगेगा जब आप आई कैप की किताब का चैप्टर नंबर 1 खोलेंगे ना तो आपको क्लास 8 याद आ जाएगी कि यार ऐसे लगेगा जैसे मुताले पाकिस्तान का पेपर आ गया है। अब लिखा हुआ है जी भुट्टो साहब ने क्या किया था, अयूब खान ने क्या किया था, बेनज़ीर के दौर में क्या हुआ, नवाज शरीफ के दौर में क्या हुआ, पीटीआई के दौर में क्या हुआ। तो ये हमें ऐसे नज़र आएगा। एक्चुअली ये तो लिखने का एक स्टाइल है, हमें ये देखना है कि एज अ बिजनेसमैन मेरे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट आता है अगर पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है, अगर नून लीग की आ जाती है, अगर पीटीआई की आ जाती है। तो बिजनेसमैन का, बिजनेस कंसल्टेंट का ये कंसर्न है कि हमारे बिजनेस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। फिर इकोनॉमी आ जाएगी, इकोनॉमिकली हमारे बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। फिर सोशल आ जाएगा, सोशल ट्रेंड जो माशरे के चल रहे हैं इसका मेरे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपने देखा जब से ये फेसबुक, ट्विटर और ये सोशल मीडिया आना शुरू हुआ तो इसने हमारे माशरे के हर हिस्से को मुतासिर किया है। क्या इसने हमारे बिजनेस को भी कहीं छेड़ा है? तो पता चलेगा यस, कुछ बिजनेसेस के लिए बड़ा पॉजिटिव हो गया काम ये, और हो सकता है कुछ बिजनेसेस के लिए नेगेटिव हो गया ये काम। असल में यही हम पढ़ रहे हैं कि वो कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो पता चलेगा फेसबुक भी मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, ट्विटर भी मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में कैमरा आना भी मेरे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। टेक्नोलॉजी भी, पेस्टल का टी आगे जाके टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि टेक्नोलॉजी भी मेरे बिजनेस को इम्पेक्ट कर रही है। मसलन आज से कोई, जब तक स्मार्टफोन में बहुत अच्छी क्वालिटी के कैमराज नहीं आए थे तो हमारा जो सोशल नॉर्म्स था ना वो किसी और तरह का था। आज बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। आज हमारे बिजनेसेस का बहुत ज़्यादा ताल्लुक इस स्मार्टफोन के साथ अटैच हो गया है, इस स्मार्टफोन में अवेलेबल ऑप्शंस के साथ अटैच हो गया है। एक बंदा कहीं रेस्टोरेंट में जाता है, खाना खाता है, वो खाना बाद में खाता है, पहले तस्वीर लगा के कहीं अपनी अपलोड करना चाह रहा है, ठीक है। एक बंदा मरी जाता है, कहता है यार बाकी एंजॉय करूँ ना करूँ, मैं लाइव होके लोगों को तो बताऊँ ना कि मैं मरी पहुँच गया। अब ये क्या हो रहा है, ये डिमांड को पुल कर रहा है। ये जो इतना बड़ा वाकया पीछे मरी वाला हुआ है, क्यों हुआ है? ये इसी टेक्निकल की वजह से हुआ है। आज लोग फ़ौरन अपने ऐप में उसमें वेदर उसके देखते हैं, अच्छा जी बर्फबारी होने वाली हो, कहता जी पहुंच जाएंगे मरी, तो पता चलता है आपकी कैपेसिटी ओवर हो जाती है। पहले ऐसे नहीं था। तो ये हर चीज़ हमारे बिजनेस को या पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है या नेगेटिवली इफेक्ट। हम जो पोर्शन मेरी जिम्मेदारी में है उसमें सारा एनालिसिस हमने यही करना है कि इन सारी चीज़ों का हमारे बिजनेसेस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। फेसबुक का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, व्हाट्सएप का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, सोशल का क्या आ रहा है, कल्चर का क्या आ रहा है, किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्या आ रहा है। फिर हम इस एनालिसिस को दो हिस्सों में बांटते हैं, इंटरनली क्या हो रहा है और एक्सटर्नली क्या हो रहा है। तो फिर ये असल में उसकी बुनियाद, यहाँ पहले 6 चैप्टर हम उसकी बुनियाद पढ़ रहे होते हैं कि अच्छा यार सोशल फैक्टर का मतलब क्या है, इकोनॉमी का मतलब क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से ये बेस बना रहे होंगे, लेकिन असल में पढ़ना ये है। यानी जो मेरे पोर्शन का 50% है उसका जो 70% है वो सिर्फ इन 2 चैप्टर में है। ये बात समझ आई आपको? 50% मेरे वाला पोर्शन है, इसका 70% जो पेपर आएगा वो सिर्फ इन 2 चैप्टर से आएगा। इनको सीखने के लिए ये बुनियाद बन रही है, क्योंकि यहां हमने देखना है सोशल फैक्टर, फलां फैक्टर, यहां हम उसे इंडिविजुअली डिस्कस कर रहे हैं कि यार टेक्नोलॉजी से हमारी मुराद क्या है, गवर्नमेंट से हमारी मुराद क्या है, इकोनॉमी से हमारी मुराद क्या है, सोशल फैक्टर से हमारी मुराद क्या है। यहाँ बेस बना रहे हैं सिर्फ, यहाँ से सवाल नहीं आना, यहाँ से कोई MCQs टाइप चीज़ें आनी अगर आएंगी भी, सवाल यहाँ से आना है, क्योंकि बिजनेस का एनालिसिस तो हम यहाँ कर रहे होंगे। तो मेजरली तो ये पोर्शन मेरा था, लेकिन फिर शरद नान ने अपने दोस्तों ने का कुछ फ़ायदा उठाया। ये उनके पोर्शन का था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार ये भी आपने पढ़ाना है, तो चैप्टर 9 भी मेरी जिम्मेदारी में चला गया। फिर उन्होंने कहा यार है तो ये चैप्टर 13 ये मेरे एरिए में आ रहा है,
लेकिन इसमें कोई न्यूमेरिक फिगर नहीं आती। मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने कहा सर फिर मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चों को तो पढ़ाना है ना। तो ऐसे अगर हम चैप्टर्स को नोट करें तो टिल चैप्टर 9 कंटिन्यूस मेरे पास होंगे, और फिर चैप्टर 13 मेरे पास होगा, और रिमेनिंग सारे चैप्टर सर अदनान आपको पढ़ा रहे होंगे। ऐसे ही ये निज़ाम चलेगा जी। आपको पता है राइज में हम हर वीक टेस्ट लेते हैं, तो हर वीक टेस्ट लेने का मतलब था जब 6 लेक्चर हो जाते हैं तो फिर हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे होते हैं, इसका यही मतलब था। अब क्योंकि इस पेपर को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, तो 6 लेक्चर, मेरे 6 लेक्चर 2 वीक में कंप्लीट होंगे, इसी तरह फिर अदनान साहब के 6 लेक्चर 2 वीक में होंगे। फिर अगर हम हर वीक आपसे 2 टेस्ट लेंगे तो आप ओवरबर्डन हो जाएंगे। तो फिर हम ऐसे चलेंगे कि एक वीक मेरे पोर्शन का टेस्ट हुआ करेगा, और फिर उससे अगले वीक सर अदनान के पोर्शन का टेस्ट हुआ करेगा। तो ऐसे फिर हम इसको लेकर इंशाल्लाह चल रहे होंगे। बहुत कम पेपर ऐसे हैं जो हम ये कह रहे होते हैं कि यार बीइंग एन अकाउंटेंट, जब हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और चीज़ें पढ़ रहे हैं, जाहिर है कोई भी नॉलेज आप लेते हैं इससे हमारी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन हो रही होती है, यकीनन हमारे इल्म में, नॉलेज में कुछ चीज़ें ऐड हो रही होती हैं। फिर नॉलेज की एक अपनी अट्रैक्शन होती है, वो इंटरेस्ट क्रिएट करती है, वो बाकी चीज़ें आपको उसका फ़ायदा महसूस होने लगता है। लेकिन जहाँ भी आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करेंगे वो ये पेपर है। ये तो अब यहाँ आ गया, वरना हम इसे BFD बोलते थे कि फाइनल में पहुंचकर पूरा CA पढ़ना एक तरफ है, आपकी उससे पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग हुई, नॉलेज कुछ इम्प्रूव हुआ, कुछ एहसास हुआ कि अच्छा यार ये फैक्टर भी देखे जाते हैं, अच्छा यार मैंने ज़िंदगी में इससे पहले नहीं सोचा था कि ऐसे भी सोचा जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि ये नीचे भी पेपर आ गया, तो यहाँ से अब वो एहसास शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला कि आपको एहसास होगा कि अच्छा यार ये ज़बरदस्त पेपर है, इसने हमारी सोच में काफ़ी वैल्यू एडिशन की है, इसने हमें बड़े बेहतर अंदाज से सोचना सिखाया है। अच्छा ज़िंदगी में ये वाला इम्पैक्ट भी देखते हैं, ऐसे भी देखते हैं, अच्छा यार मैंने पहले नहीं ये बात सोची थी। मसलन अभी आप अदनान साहब वाले पोर्शन में जाएंगे, नॉर्मली हम समझते हैं कि अगर हमने लोन लिया हुआ है बैंक से, तो फिर जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी भी एक कॉस्ट आ रही है। मसलन आपने एक बिज़नेस शुरू किया, 5 लाख रुपया लोन ले लिया बैंक से, बैंक ने 12% पे आपको लोन दे दिया, तो हमें फ़ौरन समझ आएगी कि यार फाइनेंस की भी एक कॉस्ट आ रही है। लेकिन साथ ही अगर ये पैसा 5 लाख मेरा ही है तो फिर कोई कॉस्ट आ रही है? जर्नली हम सब कहते हैं नहीं आ रही है। आप यहाँ कहेंगे कि नहीं एक ही बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप अपने पैसे से बिजनेस शुरू करें या बैंक के पैसे से बिजनेस शुरू करें, फाइनेंस कॉस्ट तो आ ही रही है। तो हम इक्विटी की फाइनेंशियल कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे अदनान वाले पोर्शन में। तो ये बड़ा वैल्यू एडिशन करेगा। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि आज से पहले अगर आप आज एक पेपर पे जाके अपने बारे में चंद, वैसे तो आजकल का बच्चा ये लिख ही नहीं सकता, बड़ा चैलेंजर पेज है कि अगर हम आपको कहें ना कोई 10 लाइनें अपने बारे में लिखें, आपकी क्या सोच है, अपना एनालिसिस करें, तो क्योंकि राइटिंग स्किल्स बच्चों की अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा आप रुक जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप आज कोई 10 लाइन अपने बारे में, अपनी सोच के बारे में लिखें और इसको महफूज कर लें, जिस दिन ये सेशन कंप्लीट हो रहा होगा फिर उस सोच को पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी वाज़ेह चेंज आ चुकी होगी, क्योंकि आपका ज़िंदगी का विज़न देखने का बहुत ज़्यादा चेंज होगा इस पेपर के बाद इंशाल्लाह। कल से आगाज़ करेंगे जी। मैं आपको स्लाइड नोट्स प्रोवाइड करूँगा, कंप्लीट स्लाइड नोट्स प्रोवाइड करूँगा। आप अगर कोई भी बुक फॉलो ना करें, सिर्फ उन स्लाइड नोट्स को लेकर चल रहे होंगे तो आपकी एग्जामिनेशन नीड 100% उसमें पूरी हो रही होंगी। ऐसा हमें अगर टेक्स्ट आपने यूज़ करना होगा तो हम इन एडिशन टू दैट ICAP की ऑफिशियल टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, अदरवाइज नोट्स में आपको स्लाइड की शक्ल में प्रोवाइड कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह मेरा डे होगा, कल से आगाज़ करेंगे पढ़ना और बाकायदा इसको लेकर चलेंगे जी। जी आपने जैसे कहा था कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स बिजनेस को कैसे असरअंदाज करते जी, हैं, तो इम्पेयरमेंट लॉस को भी हम कंसीडर करेंगे। असल में इम्पेयरमेंट लॉस तो है ना अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज, हम ये मैनेजेरियली इसको असेस कर रहे हैं, ठीक है ना। वो तो अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, ये तो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज है ना। हम इसमें अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी नहीं बल्कि बिजनेस के असरात देख रहे हैं।
हम तो ये देख रहे हैं कि ट्विटर आ गया तो क्या हो गया, फेसबुक आ गई तो क्या हो गया, पीटीआई की हुकूमत आ गई तो क्या हो गया, फुला आ गया, अगर यूक्रेन में लड़ाई शुरू हो गई है तो हमारा इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या पड़ेगा, हम ये पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो सारी यहाँ स्टडी हो रही होगी। कल मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे। थैंक यू।